इंडिया रिटर्न इन 1915 ट्रिब्यूट टू इंडियन सोल्जर्स ले रहे हैं, उसी के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं स्टेंजा बाय स्टेंजा। तो ये पोएम किसके बारे में है? ये एक पेट्रियोटिक पोएम है। इसमें सरोजिनी नायडू इनकी राइटर है, पोएट है, और शी प्रेजेस द सैक्रिफाइस मेड बाय इंडियन सोल्जर इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। इस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में उन्होंने किस तरह से इंडियन सोल्जर्स ने सैक्रिफाइस किया है उसका उन्होंने इसमें अपना एक्सप्लेन किया है, प्रेज किया है, उनके करेज को सराहा है। करेज एंड सेल्फलेस सेक्रीफाइस, उनका जो करेज था, उनका जो सेक्रीफाइस था वो सेल्फलेस था। उसमें उन्होंने अपनी लाइफ जो है वो दूसरी कंट्री के लिए अपनी कुर्बान की थी। तो उसी बात को उन्होंने एक्सप्लेन किया। एक मदर इंडिया जो यहाँ पे दिया गया वो बहुत सारी माओं का एक कलेक्टिवली दुख है जिसको वो इस पोएम में एक्सप्लेन करना चाहती हैं, और उन्होंने किया, बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। और एक फीलिंग को उन्होंने समझाया है कि हमारे इंडियन सोल्जर्स को कितनी रिस्पेक्ट की ज़रूरत है जिन्होंने दूसरे देश के लिए लड़ाई की। हमारे इंडिया के लिए लड़ाई करना एक अलग बात है, और कहीं जा करके लड़ना और किसी और कंट्री के लिए लड़ना ये एक अलग टॉपिक है, एक अलग बात है। तो करेज एंड सेल्फलेस सेक्रीफाइस का इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है और अपनी फीलिंग्स को दिखाया है। इट इज़ एंटी वॉर पोएम, और साथ में ये पोएम एंटी वॉर भी है, क्योंकि वो ये मैसेज देती है कि ये जो वॉर है ये हॉरर और ब्रूटल किलिंग देती है। आप हर जगह देखते हो कि डेथ है, डिस्ट्रक्शन है, सब कुछ इस तरह से बिखरा हुआ है। तो वो इस मैसेज को भी देती है कि वॉर कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सरोजिनी नायडू का तो आप सभी जानते हैं कि वो बहुत एक फ्रीडम फाइटर रह चुकी हैं और वो एक पेट्रियोटिक वुमेन है। उनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है विमेन के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए, और देश की बहुत सारी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, ब्रिटिश के टाइम पे जो भी कुछ गलत होता था उसमें वो पूरा भाग लेती थी। और उनको इंडिया का नाइटिंगेल के नाम से भी उनको उपाधि दी गई थी, महात्मा गांधी ने उनको दी थी। ये सारी चीज़ें तो उनके बारे में। अब उन्होंने ये पोएम क्या फीलिंग्स लेकर के लिखी होंगी, क्या उनको फील आया होगा, उन्होंने क्या अपने अंदर सोचा होगा उसके बारे में। तो हम ये सोचते हैं कि ये गिफ्ट ऑफ इंडिया नाम उन्होंने क्यों रखा, ये आपको फर्स्ट स्टेंजा में पता चलेगा। पर अभी हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन एक आता है कि ये पोएम किस बेस पे लिखी गई। तो देखिए, ओवर 1.5 मिलियन इंडियन सोल्जर ट्रूप्स served overseas and Indian soldiers died during the war. मेन लाइन देखिए, 1.5 मिलियन इंडियन सोल्जर्स जो थे वो ओवरसीज गए थे। किस लिए? किसकी लड़ाई लड़ने? जर्मनी से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुई थी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में सोल्जर्स की कमी पड़ गई थी, उनके पास में सोल्जर्स नहीं थे। तो उन्होंने जो है वो इंडिया से सोल्जर्स वहाँ पे फाइट करने के लिए लेके गए। और नायडू कहती हैं, वो एक्सप्रेस करती है फीलिंग को कि जो सेल्फिश ब्रिटिश एम्पायर था उन्होंने कोई अटेंशन नहीं दिया, उन्होंने कोई ट्रिब्यूट नहीं दिया, उन्होंने कोई हमारे जो सोल्जर्स हैं उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया, कोई अच्छा सेरेमनियल वेलकम नहीं किया। जबकि जो ब्रिटिश के सोल्जर्स थे उनको उन्होंने बहुत ही रिस्पेक्टफुली अपने देश में वो ले गए, उनकी बॉडीज को और उनकी फैमिली को भी सिक्योरिटी दी, उनका वार्म वेलकम हुआ, वो सब कुछ हुआ। जबकि हमारी जो इंडियन सोल्जर्स की लाशें थी वो वहीं पे बिखरी हुई थी। आगे उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि वो किस तरह से मोती की तरह बिखरी हुई थी। और शी वॉन्ट्स, और फिर वो इसके बदले में क्या चाहती थी, उन्होंने फीलिंग लिखी थी कि ब्रिटिश एम्पायर को रिमेंबर रखना चाहिए, करना चाहिए कि आज जो ये उन्होंने जो सक्सेस पाई है, जो उनको सक्सेस मिली है, वो हमारे इंडियन सोल्जर्स की वजह से है। तो उनको हमें वो स्टेटस देना चाहिए मार्चर्स का, उनको एक रिस्पेक्ट देनी चाहिए। यही शिकायत थी। इसी शिकायत को उन्होंने अपनी फीलिंग्स को, अपने दर्द को इस पोएम में एक्सप्रेस किया है। स्टेंजा फर्स्ट, इज देयर ऑट यू नीड दैट माई हैंड्स विद द होल्ड rich gifts of raiment, grain or gold. Lo, I have flung to the east and west priceless treasures torn from my breast, and yielded the son of my stricken womb to the drum beats of the duty of sever of doom. इसमें वो क्या एक्सप्रेस कर रही है? मदर इंडिया के
की फीलिंग्स को, सब इंडियन वुमेन्स थी, उनकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही हैं। शी इज सेइंग कि मदर इंडिया पूछ रही है, शी इज आस्किंग इफ देयर एनी मोर सेक्रीफाइसेस, क्या अभी भी आपको और सेक्रीफाइसेस चाहिए? और मींस ऐसा सेक्रीफाइस, ऐसा प्राइसलेस जिसकी कोई वैल्यू ना हो, और आपको अभी भी कुछ बाकी है जो मुझे देना है, आप सेक्रीफाइस करना है। शी हैज गिवन द वर्ल्ड, जो इंडिया है उसने पूरे वर्ल्ड को बहुत सारी चीजें दी हैं। जो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता था पहले, हमारा जो सोने की चिड़िया कहा जाता था हमारा इंडिया, जिसमें बहुत सारी चीजों का खान कहा जाता था, यहाँ पे ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स की अधिकता थी, जो स्टोन्स हैं वो सब थे, खुदाई में इतना कुछ हमारे यहाँ पाया जाता था, वो सब एक्सपोर्ट होता था। तो मदर इंडिया इज आस्किंग इफ देयर इज एनी मोर सेक्रीफाइसेस left for her to make. She has given the world rich gifts of cloth, world food grains and priceless things. उन्होंने बहुत कुछ दिया है, कपड़े दिए हैं, रेमेंट। यहाँ पे जो ये रेमेंट वर्ड यूज किया गया है, ये एक डेकोरेटिव क्लॉथ के लिए यूज किया गया है। और ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स के लिए कहा गया है गोल्ड, डायमंड, ये सब एक सिंबल है, लेकिन हमारे यहाँ से बहुत कुछ प्रेशियस चीजें हैं जो एक्सपोर्ट होती हैं। आई हैव फ्लंग मीन्स इधर से उधर, मेरा जो एक्सपोर्ट का काम हुआ है, जो एक्सपोर्ट हुई ये चीजें ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट तक गई हैं। प्राइसलेस ड्रेसेस जिनकी कोई कीमत नहीं आंकी जा सकती। मेरे शरीर के जो सन है, मेरे शरीर में से जो निकले हुए मेरे बेटे हैं, उनका भी सेक्रीफाइस मैंने किया है। अब और भी कुछ चाहिए जो आप वो पूछ रही हैं ब्रिटिशर्स से, फॉरेन से, कि क्या मुझे अभी और भी बहुत सारे सेक्रीफाइस करने बाकी हैं। She says the son of my womb who have gone to the beating drums. अब यहाँ पे मुझे क्या और भी कुछ सेक्रीफाइस करने हैं। My stricken womb to drum beats of duty. एक ड्रम बीट्स की जो ड्रम बीट्स बजते थे, तो उसी के हिसाब से ये होता था कि अब इनको वॉर के लिए, सर्विस के लिए जाना पड़ेगा। अच्छा, ऐसी सिचुएशन क्यों आई? क्या रीजन था कि हमारे सोल्जर्स को वहां जाना पड़ता था? क्यों वो इतने प्रेशर में थे? इसका अभी वहां पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है कि रीजन क्या था कि हमारे जितने भी सोल्जर्स हैं वो वहां उनके लिए जा करके करते थे। क्योंकि ब्रिटिशर्स का एक ही रीजन समझ में आता है कि ब्रिटिशर्स का जो रूल था, कॉलोनियल रूल था, उसके प्रेशर में हमारे यहाँ जो सोल्जर्स थे वो जाते थे। टू द ड्रम बीट्स ऑफ ड्यूटी, द सैबर ऑफ डूम। तो उनका कहना था कि बीटिंग ड्रम्स पे और एनिमीज के लिए वो उनकी सर्विस के लिए जाते थे, एलाइड फोर्सेस के लिए लड़ने के लिए। तो डेथ एंड ड्यूम एटमॉस्फेयर ऑफ वॉर, ये सैबर ऑफ डूम का मीनिंग क्या है? यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो डेथ और ड्यूम एटमॉस्फेयर बन जाता था कि वहां पे वॉर होने जा रही है। एक बहुत ही अजीब सा दृश्य था जिसमें हर जगह डेथ और डिस्ट्रक्शन का एक माहौल बन जाता था। तो यही मदर इंडिया जो पूछ रही है कि बस और भी कुछ बाकी है। Gathered like pearls in their Aegean graves, silent they sleep by Persian waves, scattered like shells on Egyptian sands. They lie with their pale brows and brave broken hands. They are strewn like blossoms mown down by chance on the blood brown meadow of Flanders and France. अब इसमें पोइट कह रही हैं कि किस तरह से उनकी बॉडी फैली हुई थी, वॉर खत्म हो गई, सब तरफ शांति सी छा गई, और जो उनकी बॉडी थी वो एक शेल की तरह से इधर से उधर फैली हुई थी। वायलेंस और हॉरर का दृश्य था। हाउ दे आर रूथलेसली शियर्ड, उनको किस तरह से बिखेरा गया था। कट डाउन ऑन ब्लड सोक्ड मेडो, और वहाँ चारों तरफ में जो ब्लड फैला हुआ था वो सूख गया था, और वहीं पर उनकी सारी बॉडी फैली हुई थी। साइलेंट स्लीप बाय पर्शियन वेव्स, अब यहाँ पे पर्शियन वेव्स, जो पर्शिया के आसपास जो स्ट्रीम है, वहीं उनका थिएटर था, युद्ध का मैदान था, वहीं उन्होंने लड़ाई लड़ी। वहीं पर उनका कुछ लड़ाइयाँ उन्होंने इजिप्शियन के सैंड्स में लड़ी, नॉर्थ अमेरिका में इजिप्शियन सैंड्स में, पर्शियन वेव्स में उन्होंने लड़ाई लड़ी हमारे सोल्जर्स ने। दे लाई विद देयर पेल ब्रोज, उनका बॉडी जो था वो पीला पड़ गया था।
एंड उनके हाथ पैर टूटे हुए इधर उधर बिखरे हुए थे। दे आर स्ट्रून, सबसे देखिए कितनी ही आपके दिल को छू जाने वाली लाइन है कि आपके मन को, आपको बहुत ही अशांत कर देगी, आपको बहुत ही मतलब एक तरह से आपके अंदर फीलिंग्स आएंगी कि हमारे देश के सोल्जर्स कैसे लड़ते थे। दे आर स्ट्रून लाइक ब्लॉसम्स, उनको फूलों की तरह से जैसे किसी चीज को कुचल दिया जाता हो, मतलब उनको किसी मशीन से किसी फूलों को कुचल दिया जाए, इस तरह से उनकी नेग्लिजेंस में बॉडी इधर उधर पड़ी हुई थी। और वो जो इमेज थी कि सोल्जर्स लग रहा था जैसे चुपचाप सो रहे हैं, लेकिन वो चारों तरफ ब्लड फैला हुआ था और वो ब्लड सूख के पूरी मिट्टी वहां की लाल हो गई थी ऑफ फ्लैंडर एंड फ्रांस, जो कि बेल्जियम में पड़ता है। तो ये सारा जो आपका स्टेंजा है वो ये शो कर रहा है कि कितनी नेग्लिजेंस हुई थी उनकी बॉडीज के साथ में, उनको कोई देखने वाला नहीं था और इधर से उधर उनकी जो बॉडी था उसको कोई केयर करने, उनको कोई मतलब उनको अच्छे से एक ग्रेव भी नसीब नहीं थी कि उनको अच्छे से उनको कोई सेरेमनी करके उनका क्रियाकर्म कर दिया जाए। तो ये दुख जो है वो सरोजिनी नायडू व्यक्त कर रही है कि हमारे सोल्जर्स को कोई श्रद्धांजलि नहीं दी गई। When the terror and tumult of hate shall cease and life be refashioned and anvil of peace, and your love shall offer memorial thanks to the comrades who fought in your dauntless ranks, and you honor like deeds of deathless ones. Remember the blood of my martyred sons. अब इसमें लास्ट में एंड ऑफ द पोएम ये आप कह रही हैं, नायडू कह रही हैं कि मदर विश कर रही है, मदर विशेस व्हेन द वॉर गेट्स ओवर, जब वॉर खत्म हो जाएगी, जब हर जगह शांति आ जाएगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लाइफ रिटर्न्स टू द नॉर्मल, जब सब कुछ रीफैशन हो जाएगा और सब जगह शांति हो जाएगी, देयर सन्स हु फॉट मस्ट बी ऑनर्ड। अब लास्ट में विक्ट्री के बाद में या जीतने के बाद में सबको ऑनर मिलता है, मेरे बेटों को भी, मेरे बच्चों को भी जो यहाँ से गए थे लड़ने के लिए सोल्जर्स, उनको ऑनर मिलना चाहिए, राइटफुल ग्लोरी मस्ट बी गिवन, उनकी इज्जत होनी चाहिए। ऑफर योर लव टू योर फॉरेन कॉमरेड्स, और जो वहाँ युद्ध में मारे गए ब्रेवली फॉट करते हुए, she demands to remember the blood। ये लास्ट लाइन इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि remember the blood, यहाँ पे वो स्ट्रेस देती है और कहती है कि remember the blood of my martyred sons, मेरे बच्चों को हमेशा याद किया जाए कि जो उन्होंने उनको जिताने में अपने खून को बहाया था उसको इज्जत दी जाए। ओके।